बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना का। इस चैप्टर के पूर्व के 2 वीडियो के तहत हमने समझा कि अंग्रेजों के आने से पहले यानी औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय के व्यक्ति किस तरह से अपना जीवन जीते थे। इसी के साथ ही हमने ये भी अध्ययन किया कि दीकुओं ने अर्थात बाहरी लोगों ने किस तरह से आदिवासियों के जीवन को, उनके अधिकारों को प्रभावित किया। आज के वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं बिरसा मुंडा का। जी हाँ, बिरसा मुंडा वो ही नेता जिनके नेतृत्व में आदिवासियों ने संगठित होकर के इन बाहरी लोगों, इन दीकुओं के खिलाफ संघर्ष किया। बिरसा मुंडा ने ही अपने आदिवासी समुदाय के जो जितने भी लोग थे उनको एक स्वर्ण युग की अवधारणा के बारे में बताया, अर्थात ऐसा युग जिनमें वो इन दीकुओं के अत्याचारों से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे और अपने जल, जमीन और जंगल के प्राकृतिक अधिकारों को दोबारा से प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की बहुत ही रुचिकर कहानी, बिरसा मुंडा की कहानी। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। जब हमने हमारा पाठ पढ़ना शुरू किया था, हमने क्या देखा था पुस्तक में कि 1895 में बिरसा मुंडा नामक एक व्यक्ति को छोटा नागपुर के जंगलों में, और कहाँ है ये जंगल? झारखंड में, छोटा नागपुर के जंगलों में घूमता देखा गया। संथाल, उराव, मुंडा आदि जनजाति के लोग बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि बिरसा मुंडा के पास कुछ ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिससे वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि अनाज की ढेरी को दुगना तक भी कर सकते हैं। वे यह मानते थे कि बिरसा मुंडा को ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है, किस लिए? कि वह आदिवासी लोगों के दुख दर्द को दूर कर सके और उन्हें इन बाहरी लोग दीकुओं के अत्याचार से मुक्त करा सके। हम पढ़ चुके हैं दीकू कौन थे। दीकू में आते थे व्यापारी, ईसाई मिशनरी, अंग्रेज, भूस्वामी। क्यों आते थे ये लोग? क्योंकि इन्होंने आदिवासियों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया था। कैसे? हमने देखा कि अंग्रेजों ने अनेक वन अधिनियम बनाए थे और वन अधिनियमों के तहत क्या किया था कि इनके जो जंगल पर अधिकार थे उनको छीन लिया था, क्योंकि उन्होंने कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था और उनमें आदिवासी समुदाय के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी तरह से हमने देखा कि व्यापारियों ने भी इनका शोषण किया। ये जो भी वन उत्पाद संग्रहित करते थे, जो भी वन उत्पाद बचा करके रखते थे, उनको व्यापारी वर्ग के लोग बहुत ही मामूली कीमत पर खरीद लेते थे और आगे बाजार में जाकर 5 गुनी कीमत पर बेचते थे और इनको बहुत ही कम कीमत उस वस्तु की अदा करते थे। इसी तरह से हमने देखा ईसाई मिशनरी, जिन्होंने इनको धर्म परिवर्तित करने पर के लिए बल दिया, या हम कहें कि इनको मजबूर किया कि अपना धर्म परिवर्तित करके ईसाई धर्म अपना ले। तो ये सारे बाहरी लोग जो कि आदिवासी समुदाय के नहीं थे, इन सारे बाहरी लोगों को इन्होंने दीकू की संज्ञा दी कि ये सब लोग दीकू लोग हैं और ये दीकू लोग हमें पराधीन करने पर तुले हुए हैं, हमारे जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो इन्होंने छीन लिए हैं। तो इन लोगों को संगठित किया किसने? बिरसा मुंडा ने। इन्होंने अपने जनजातियों के लोगों को संगठित किया, इनको ये बताया कि आप लोग जो अंधविश्वास में डूबे हुए हो, यहाँ तक कि कोई बीमारी हो जाती है हेजा पेची जैसी, आप उसके लिए भी भगवान को उत्तरदायी ठहराते हो या जादू टोने को उत्तरदायी ठहराते हो, तो ऐसा नहीं है। यानी इन लोगों को जागरूक किया और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए शुरू करते हैं बिरसा मुंडा के जीवन परिचय के साथ। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक ठाक नहीं थी। पिताजी गरीब थे और अपनी गरीबी दूर करने के लिए यानी काम की तलाश में यहाँ वहाँ वो जाते रहते थे। बिरसा के बचपन की बात करें तो इनका बचपन भेड़ बकरियां चराते हुए, बहुत ही एक आम बच्चे की तरह बांसुरी बजाते हुए और जो अखाड़े होते थे उनमें नाचते गाते हुए बीता था। जैसे कि हम अपने जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ कहानी किस्से सुनते हैं ना, पौराणिक किस्से सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, ठीक वैसे ही बिरसा मुंडा भी अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे उनसे कहानियाँ सुनते थे और कहानी में उनको पता चला मुंडा विद्रोह के बारे में। मुंडा विद्रोह अर्थात कि उनके जो पूर्वज थे वो पहले मुंडाओं के अधिकारों के लिए लड़ चुके थे, मुंडा के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर चुके थे। क्योंकि हम देखते हैं कि अतीत में बहुत सारे जनजातीय विद्रोह पहले हो चुके थे, यहाँ तक कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भी जो ये जनजाति वर्ग के लोग थे इन्होंने बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका निभाई थी। तो इन्होंने मुंडा विद्रोह के बारे में सुना, साथ ही इन्होंने अपने जो सरदार थे मुंडा जनजाति के और अपने जितने भी बड़े बुजुर्ग थे उनसे एक स्वर्ण युग की बात भी सुनी थी। स्वर्ण युग अर्थात ऐसा युग जिसमें
इनको सारे अधिकार प्राप्त थे, जल के अधिकार, जमीन के अधिकार, जंगल के अधिकार, इन पर कोई रोक टोक नहीं थी, मिलजुल कर ये लोग रहते थे। तो बिरसा मुंडा के दिमाग में पहले से ये बात आ गई कि हम लोग तो संघर्ष कर चुके हैं और दिकुओं के खिलाफ, दिकुओं के उत्पीड़न के खिलाफ हम लोगों ने जो भूतकाल है पुराने समय में संघर्ष किया हुआ है, जीत हासिल की हुई है, और हम लोग तो ये जो जंगल वगैरह है इन पर हमारा प्राकृतिक अधिकार है। और साथ ही उनके सरदारों का ये भी कहना था कि जो हम हैं, यहाँ जो हमारा इलाका है जिसमें हम रह रहे हैं, तो इस इलाके के इस इलाके के जो मूल निवासी थे, हम उनके वंशज हैं और अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस से पाना है, दिकुओं के उत्पीड़न से आज़ादी प्राप्त करनी है। अब हम कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं, कुछ ऐसी संस्थाओं का जिक्र करते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुंडा के विचारों को प्रभावित किया। तो जब मुंडा थोड़े बड़े हुए तो उनके पिताजी ने उनका एडमिशन करा दिया स्कूल में, और जो मिशनरी स्कूल थी तो उसमें उनका एडमिशन करा दिया। वहाँ पे उनको मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। और मिशनरी क्या कहते थे कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, यदि ये ईसाई धर्म ग्रहण कर लें, अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदत छोड़ जाए ना, खराब आदतें छोड़ दें, तो उनके जो परंपरागत अधिकार हैं वो उन्हें वापस से मिल सकते हैं। और लेकिन शर्त क्या थी कि आप लोग ईसाई बन जाओ। तो ये बात, हालांकि मुंडा के विचार इन चीज़ों से तो प्रभावित हुए कि हाँ, हम लोग आज़ाद हो सकते हैं, और यदि हम अपनी बुरी आदतें छोड़ दें, यदि हम अच्छाई को ग्रहण कर लें, तो हम अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये विचार तो उन्होंने ग्रहण किए, लेकिन साथ उनको ये चीज़ बुरी लगी कि ये हमें ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे इससे विमुख हो गए और कुछ ही दिनों में मतलब उन्होंने इस मिशनरी स्कूल में जाना बंद कर दिया। आगे चलकर हम देखते हैं कि वो एक वैष्णव धर्म प्रचारक थे, उनके संपर्क में आया और वहाँ ये प्रभावित हुए। इन्होंने जनेऊ भी धारण किया और शुद्धता और दया पर जोर देने लग गए। यानी कुल मिला के मिशनरियों के साथ भी रहे, वैष्णव धर्म के साथ भी रहे। जो अच्छी अच्छी चीज़ें लगी इन्होंने ग्रहण कर ली। और अच्छी चीज़ों में हमने देखा कि अंधविश्वास से दूर होना है, और जितनी भी बुराइयाँ हैं, जैसे मद्यपान है, शराब वगैरह किया करते थे आदिवासी समुदाय के लोग, कि उनसे दूर रहना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बिरसा ने किस तरह से आंदोलन चलाया अंग्रेज सरकार के खिलाफ। ये जो भारी लोग थे, व्यापारी वर्ग और ईसाई मिशनरीज वगैरह, किस तरह से आदिवासियों को संगठित किया। यहाँ देखिए किस तरह से ये बिरसा मुंडा का प्रतीकात्मक चित्र दिखाया गया है। ये आदिवासी समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। बिरसा ने आदिवासी समुदाय को सुधारने का संकल्प लिया। उन्होंने मुंडाओं को सबसे पहले ये कहा कि देखो, अगर हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो ये भारी लोग ऐसे ही हम पर अत्याचार करते रहेंगे, हमको दबाते रहेंगे। तो बोले क्या करना है? बोले करना क्या है, आपको शराब पीना छोड़ना है। शराब पीना छोड़ दो, अपने गांव को साफ सुथरा रखो, और ये जो हर चीज़ के लिए बोलते हो ना कि जादू टोना हो गया, हेजा पेचिस हो गया तो भी जादू टोना हो गया, तो ये करना छोड़ दो। ये डायन, ये जादू टोना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है। और अपने गाँव को साफ सुथरा रखो, बुरी आदतें छोड़ दो। तो काफ़ी लोग इनके अनुयायी बन गए। इनके विचारों के आधार पे कईयों ने शराब पीना छोड़ दिया और इनको फॉलो करने लग गए लोग। 1895 में हम देखते हैं कि बिरसा ने अपने अनुयायियों को, जो बात उन्होंने अपने पूर्वजों से सुनी हुई थी, कौन सी बात? स्वर्ण युग की बात, तो वो अपने अनुयायियों को बताई, इन लोगों को बताई कि किस तरह से हम जो भूतकाल में संघर्ष कर चुके हैं। वे अतीत के ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे और पेट पालने के लिए खेती करते थे। कुल मिलाकर के स्वर्ण युग की अवधारणा अगर पूछी जाए कि स्वर्ण युग में क्या होता था, जो कि मुंडा ने बताया कि एक स्वर्ण युग था, तो ये स्वर्ण युग क्या था? स्वर्ण युग से मतलब है कि जब मुंडा लोग पूरी तरह से अपना स्वतंत्र जीवन जीते थे। ये आदिवासी समुदाय के लोग पूरी तरह से स्वतंत्र थे, इनके ऊपर कोई दिक्कू विक्कू का नियंत्रण नहीं था। ये अपने पेट पालने के लिए खेती करते थे। जो प्राकृतिक झरने थे, जल जिसे मैं कह रही हूँ, जल, जमीन, जंगल, उन पर इनका नियंत्रण था और एक खुशहाल जीवन ये जीते थे। तो उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे और वे ईमानदारी से जीते थे। ये काल्पनिक युग था जिसकी कल्पना की गई थी कि उस युग में ऐसा होता था कि आपस में सब लोग मिलजुल कर रहते थे, छोटी छोटी बातों पे अपने रिश्तेदारों का, अपने बिरादरी के लोगों का खून नहीं बहाया जाता था। अब बिरसा ने क्या कहा अपने अनुयायियों का कि एक बार संगठित हो जाओ दोबारा से, हमें वो ही स्वर्ण युग लेकर आना है। तो एक बार हम फिर से अपनी ज़मीन पर खेती करेंगे और अपनी जगह पर टिक कर रहेंगे, अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे।
अंग्रेजों को अब इस चीज़ से प्रॉब्लम हो गई। किस चीज़ से प्रॉब्लम हो गई कि ये बिरसा तो सारे लोगों को इकट्ठा कर रहा है और हमारे खिलाफ संगठित कर रहा है। तो अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, क्योंकि बिरसा ने जो ये आंदोलन चलाया था ना, वो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, बल्कि आदिवासी क्षेत्र के अलावा जो भी लोग थे जो कि उनके जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, इन पर बुरा प्रभाव डाल रहे थे, उन सब लोगों के खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया था। फिर चाहे वो मिशनरीज हों, चाहे वो महाजन हो, चाहे वो हिंदू भूस्वामी हो या सरकार हो, अंग्रेज सरकार हो, इन सबको बाहर निकाल करके इस आंदोलन का उद्देश्य था कि मुंडा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित किया जाए। क्यों था इन ताकतों के खिलाफ? क्योंकि जो ये आदिवासी समुदाय के लोग थे, मुंडा लोग थे, ये क्या मानते थे कि हमारे जो सारे कष्ट हैं, संकट हैं, हमारी जो सारी समस्या है, गरीबी की समस्या, भुखमरी की समस्या, कहीं आ जा नहीं सकते ढंग से, अपने जंगलों में नहीं जा सकते, हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, तो हमारी इन सारी समस्याओं का जड़ ये लोग ही हैं, ईसाई मिशनरी, भूस्वामी, अंग्रेज सरकार, तो इनको ही उखाड़ फेंक देना चाहिए। तो हमने देखा कि अंग्रेजों की भू नीतियां उनकी परंपरागत भू व्यवस्था को नष्ट कर रही थी, हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे, और मिशनरी उनकी जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसकी बुराई करते रहते थे और ईसाई धर्म अपनाने के लिए उनको मजबूर करते थे। तो इसलिए इनको इन सभी लोगों से ही क्या थी, चिढ़ थी, ये इन सभी लोगों को ही अपना दुश्मन समझते थे। जब इन्होंने आंदोलन करने का फैसला किया तो अंग्रेज लोग भी कहाँ रुकने वाले थे, अंग्रेजों ने इसके दमन करने की सोची कि इस आंदोलन को दबा दिया जाएगा, और 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उन पर दंगे फसाद के आरोप लगा करके 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। अब जब बिरसा मुंडा 1897 में जेल से वापस लौटे तो वो रुके नहीं, डरे नहीं, बल्कि गांव-गांव घूम करके उन्होंने जनता को आंदोलन के लिए तैयार किया, और उन्होंने इसके लिए परंपरागत प्रतीकों का और भाषा का इस्तेमाल किया। यानी कुछ प्रतीक, जैसे हमने 1857 की क्रांति में देखा था कि रोटी और कमल 2 प्रतीक बनाए गए थे, ऐसे ही बिरसा मुंडा ने लोगों को जागृत करने के लिए परंपरागत भाषा और प्रतीकों का सहारा लिया। और परंपरागत प्रतीक और भाषा में एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि उन्होंने एक पौराणिक कथा का सहारा लिया। पौराणिक कथा, रावण वाली कथा, याद कीजिए, रावण किसका प्रतीक था? बुराई का। तो उन्होंने कहा कि ये दीकू लोग एक तरह से रावण हैं और हमें इसी रावण को तबाह करना है और इसी का ही संहार करना है। हम देखते हैं कि जो बिरसा के फॉलोवर थे, जो बिरसा की बातें मानते थे, आदिवासी समुदाय के लोग, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने दीकू पे और यूरोपीय सत्ता के प्रतीक जितने भी भवन थे, जितने भी लोग थे, उन सबको निशाना बनाना शुरू किया। इन्होंने एक तरह से छापामार युद्ध करना शुरू किया। उन्होंने थानों पे, चर्चों पे हमले किए, महाजन और जमींदार थी उनकी संपत्तियां लूट ली। सफ़ेद झंडा ये लोग वहां पर लहराते थे, क्योंकि जो सफ़ेद झंडा था वो इनके बिरसा राज का प्रतीक था। आंदोलन अच्छा खासा गति पकड़ रहा था, लेकिन तभी 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद चूंकि कोई नेता नहीं बचता है और यह आंदोलन ठंडा पड़ जाता है। अब हमारे मन में क्वेश्चन मार्क क्या आया? हमारे मन में क्वेश्चन मार्क ये आया कि क्या इस संघर्ष का कुछ परिणाम निकला? क्योंकि 1895 से संघर्ष चल रहा है और 1900 में यह संघर्ष आंदोलन समाप्त हो जाता है, तो इतने संघर्ष का क्या कुछ परिणाम निकला? जी हाँ, इस संघर्ष का परिणाम निकला। क्या परिणाम निकला? कि इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया कि जिसके जरिए ये जो बाहरी वर्ग के लोग थे, दीकू लोग थे, ये आदिवासी की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। यानी अब अंग्रेज सरकार को ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई थी कि आज बिरसा मुंडा नहीं रहे तो क्या हुआ, कल को कोई दूसरा बिरसा मुंडा बन जाएगा, कल को कोई दूसरा बिरसा मुंडा खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इस समस्या का कुछ ना कुछ समाधान तो करना ही पड़ेगा। तो उनको ऐसे कानून बनाने पड़े कि कोई भी बाहरी लोग आकर के इनकी जमीन को आसानी से न छीन पाए। दूसरा, इन्होंने एक बार फिर से जता दिया कि अभी भी इनके अंदर विरोध करने की क्षमता है मुंडा लोगों में, और ये जो अंग्रेजी शासन है, औपनिवेशिक शासन है, ये उनको ज्यादा दिन नहीं दबा सकता। यानी अब अंग्रेज सरकार के भी ये चीज अच्छे से समझ में आ गई थी कि अब हम ज्यादा दिनों के लिए इनको नहीं दबा के रख सकते हैं, ज्यादा अत्याचारी जो नियम है, कानून है, वो हम इनके ऊपर नहीं लाद सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि बिरसा मुंडा की एक प्यारी सी जो कहानी है, संघर्ष के लिए हमें प्रेरित करती है कि किस तरह से अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने अपने सीमित संसाधनों में संघर्ष किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।